हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ल्यूसेंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में यानी कि बीते हुए सालों में हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए आपकी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा, आपको आपके आगामी एग्जाम में हेल्प जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है US ढेबर, ठक्कर बापा, विजय सिंह या फिर विक्रम सिंह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा US ढेबर। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर जी को बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है तो दोस्तों ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पूर्व का वेनिस उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं कोच्चि, मुंबई, कानपुर या फिर कोलकाता। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। जो दोस्तों कोच्चि है केरल का, उसे भारत में पूर्व का वेनिस उपनाम से जाना जाता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जबकि जो मुंबई है दोस्तों, इसे भारत का प्रवेश द्वार, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोलकाता को डायमंड हार्बर उपनाम से जाना जाता है। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, JL नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा JL नेहरू। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न हमारा, किस एक राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब कुछ अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत व एशिया का, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो दोस्तों यह हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे बोला जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में एशियाई शेरों हेतु प्रसिद्ध है, आप लोगों ने चारों को ही ध्यान में रखना है। दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यह राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 368। दोस्तों आप सभी ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है तो दोस्तों चुनाव आयोग की चर्चा यानी कि निर्वाचन आयोग की चर्चा आर्टिकल 324 के तहत है। जबकि आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान संशोधन की चर्चा करी गई है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों वह आर्टिकल 368 के तहत रखा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमने संविधान संशोधन किस देश से ग्रहण किया है तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन ग्रहण किया है। अगला प्रश्न हमारा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है दोस्तों 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों विधानसभा व लोकसभा के लिए ना न्यूनतम उम्र जो है वह 25 वर्ष है, यानी कि आपको विधानसभा व लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए इसका सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि दोस्तों राज्यसभा या फिर विधान परिषदों का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और राष्ट्रपति पद के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा,
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों 42वें, 44वें, 46वें या फिर 43वें। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी, 7 थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और 7वां हमने जो हटाया था वो कौन सा हटाया था? तो संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया था, आर्टिकल 300 के ए में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बार। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ना अभी तक केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है और यह संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, जिसके तहत हमारी प्रस्तावना जो है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। यह 3 शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों राणा प्रताप व अकबर, राणा सांगा व बाबर, राणा कुंभा व बाबर या फिर राणा प्रताप व बाबर। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो दोस्तों 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस शासक ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर ने। दोस्तों जो बाबर था मुगल शासक, इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और किस युद्ध में इसने किया था ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, आप लोगों ने ध्यान रखना है, और 1526 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में ना इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तोपों का पहली बार प्रयोग बाबर ने किया था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है चर्चिल, जेम्स हाइड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर जॉर्ज लिटन। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ना इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता कौन थे, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ऐसे हमारे भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जिन्होंने भाग लिया था। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। और अगर आपसे पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से प्रारंभ हुआ था। और 9 अगस्त 1942 आपने ये डेट याद रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो और कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो हॉर प्रारंभ किया गया था। इसके तहत क्या करा जा रहा था दोस्तों कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करवा सकते थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस।
दोस्तों जो रूस है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दोस्तों वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। आप लोगों ने तीनों ही प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपके ऑप्शन है दोस्तों भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान या फिर भारत व अफगानिस्तान। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत एवं चीन। दोस्तों मैकमोहन जो रेखा है वह भारत एवं चीन इन दो देशों के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा स्थित है दोस्तों, जबकि डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है। ये कुछ रेखाएं हैं दोस्तों, तीनों ही रेखाएं हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार हमसे पूछी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है अप्रैल 1944, अप्रैल 1945, अप्रैल 1946 या फिर अप्रैल 1947। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 अप्रैल 1946 को। दोस्तों 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना करी गई थी। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यूएनओ जो दोस्तों यूएनओ है, इसके 6 अंग हैं और इस 6 अंगों में ही हमारा यह एक अंग आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किसका अंग है दोस्तों, ये यूएनओ का एक अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी और हेग नीदरलैंड में इसकी स्थापना करी गई थी। आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1962 में, 1966 में, 1965 में या फिर 1970 में। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 में। दोस्तों एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में करी गई थी और अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है 1939 में, 1935 में, 1962 में या फिर 1963 में। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835 में। दोस्तों 1835 में ना आसाम राइफल्स की स्थापना करी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में जो हमारे अग्निवीर परीक्षा हो रही है, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था और आपके जितने भी रक्षा वाले जितने भी डिफेंस की आपकी पोस्ट होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि आसाम राइफल्स की स्थापना 1835 में करी गई थी, जबकि सीआरपीएफ की स्थापना दोस्तों 1939 में करी गई थी, आईटीबीपी की स्थापना दोस्तों 1962 में करी गई थी तथा एसएसबी की स्थापना 1962 में ही करी गई थी। आप लोगों ने सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है सीपीयू को, रैम को, रोम को या फिर मदरबोर्ड को। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम को। दोस्तों सॉरी, रैम को कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की याददाश्त दोस्तों रैम को कहा जाता है, जबकि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछता है तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल फॉर्म होगी दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। आपने इन सभी प्रश्नों को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा एक सही नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें ये फुल फॉर्म दी गई है और एक फुल फॉर्म इसमें से गलत है हमारी। आप लोगों ने पहचानना है कि कौन सा एक सही नहीं है और आपने बाकी अन्य तीनों को अपने दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है हमारा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है दोस्तों हमारा मोडेम यानी कि मोड ऑफ मॉड्यूलेटर। चौथा है हमारा फैक्स, फार अवे जीरोक्स। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोडेम। दोस्तों जो मोडेम है ना उसकी यहाँ पे फुल फॉर्म हमें गलत दी गई है। मोडेम की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। आप लोगों ने ध्यान रखना है और अन्य जो 3 है दोस्तों उनके अलावा इस मोडेम की फुल फॉर्म को भी आपने ध्यान रखना है। चारों ही फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में इनसे प्रश्न हमें देखने के लिए जरूर मिलते हैं। आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी। आपके ऑप्शन है
इंडिया टुडे, द हिंदू, इंडिया फ्रीडम या फिर भारत की आवाज़। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया टुडे। दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। जबकि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे थी। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं दिहांग, दिबांग, सांगपो या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और तिब्बत में दोस्तों ये पहले बहती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों जब ये तिब्बत में बहती है तब इसे सांगपो नाम से जाना जाता है और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है और जैसे ये नदी असम में पहुंचती है तो इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और पूरे असम भर में यह ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है। और जैसे ही असम को पार करके बांग्लादेश में जाती है दोस्तों तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। आपने इन सभी नामों को ब्रह्मपुत्र के ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है दोस्तों धूपगढ़, दोदा बेटा, अनाईमुदी या फिर कालसूबाई। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धूपगढ़। दोस्तों जो धूपगढ़ है वह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्तों अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे बोला जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित दोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे बोला जाए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। आप लोगों ने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद का वेद यानी कि ऐसा वेद जिसकी रचना सबसे लास्ट में करी गई थी तो वह कौन सा है, तो दोस्तों अथर्ववेद वह वेद है जिसका सबसे अंत में, जो कि सबसे बाद का वेद है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए संगीत वाला वेद कौन सा है, तो दोस्तों सामवेद संगीत का वेद है। जबकि यज्ञ संबंधी वेद, यज्ञ संबंधी कर्मकांड वगैरह किसमें बताए गए हैं अगर आपसे पूछा जाता है, तो यजुर्वेद में यह सब कर्मकांड हमारे बताए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? आपके ऑप्शन है रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, कलिंगराज खारवेल या फिर स्कंदगुप्त। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिंगराज खारवेल। दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है और आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख यह कलिंगराज खारवेल का है। बाकी लोगों का भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जूनागढ़ अभिलेख यानी कि जूनागढ़ बोला जाए या फिर अगर आपसे गिरनार अभिलेख भी बोलेगा तो रुद्रदामन का यह अभिलेख है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए प्रयाग स्तंभलेख किसका है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए भितरी अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख यह किसके हैं, तो दोस्तों स्कंदगुप्त के यह अभिलेख हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह ल्यूसेंट की यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी और इसी प्रकार से मैं आपको जो कुछ हमारे प्रश्न बचे हैं जो कि रिपीट होते हैं मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कवर करा दूंगा। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगी, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।